हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और आज की न्यूज़ की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसे वॉच करना है और इसके थ्रू हम लोग अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए 1978 इंडस्ट्री डेफिनेशन। तो 1978 में कोई परिभाषा दी गई थी इंडस्ट्री को कि भाई इंडस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज इंडस्ट्री। तो ये जो परिभाषा है 1978 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये वॉइड है, ये अमान्य है, ये अब लागू नहीं होगी। ठीक है, वॉइड मतलब होता है खाली, तो ये अमान्य है। अंडर न्यू कोड, नए कानून के तहत। न्यू कोड जैसे हमारा होता है ना इंडियन पैनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें न्याय करने के नियम कानून लिखे होते हैं, ऐसे ही होता है इंडस्ट्री रिलेशंस कोड, जिसमें इंडस्ट्री कैसे चलानी है, कैसे नियम कायदे कानून है, तो वो होते हैं IRC, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, हिंदी में बोलेंगे औद्योगिक संबंध संहिता। तो ये कुछ नए रूल आए होंगे, न्यू कोड है। तो इसके तहत कह रहे हैं जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी ना 1978 में, तो वो अब मान्य नहीं है, अब उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ये जो औद्योगिक संबंध संहिता है इसके तहत, मतलब इसके अकॉर्डिंग द इंटरप्रिटेशन विल बी ऑन इट्स ओन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्यान, किसी चीज को डिटेल में जब आप बताते हैं तो उसको बोलते हैं व्याख्यान। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है विल बी, ये होगी ऑन इट्स ओन, कह रहे हैं अपने खुद के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एंड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट मतलब जो भी उसमें ये जो IRC है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें जो भी नियम कायदे कानून है तो उसको टेक्स्ट बोला गया है, जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो शब्दावली है वहाँ की, तो उसके अकॉर्डिंग होगा, और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा, संदर्भ के अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंतर्गत तहत सेज कहना है टॉप कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके आगे लिखा है 1978 वर्डिक्ट हैड इनेबल्ड वर्कर्स। जो 1978 का वर्डिक्ट है, मतलब फैसला जो है, इसने इनेबल किया था। इनेबल मतलब होता है किसी को एक्टिव करना, किसी को समर्थ बनाना, किसी को अधिकार देना। तो इस फैसले ने इनेबल किया था, अधिकार दिया था वर्कर्स को। क्या अधिकार दिया था? टू हैव लीगल रिकोर्स, जो कानूनी कार्यवाही है, कानूनी उपाय है, तो वो करने का इनको अधिकार दिया था, इनको इनेबल किया था ये करने के लिए। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? एम्प्लॉयर्स अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर कौन? जो हमें एम्प्लॉय मतलब रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मालिक कहेंगे। तो मालिक का जो अनफेयर, अनुचित प्रैक्टिसेस है, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, अगर वो हरकत करते हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, तो अगर वो अनुचित है, अनफेयर है, तो इस चीज़ के खिलाफ जो कानूनी उपाय हैं तो वो ले सकते हैं। तो इसके लिए इस फैसले ने वर्कर्स को इनेबल किया था। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट, सिंपल हो गया एकदम। अभी इसमें वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर लेंगे। पहला है डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं परिभाषा। दूसरा है वॉइड, मतलब खाली या अमान्य। नेक्स्ट है न्यू कोड, मतलब नया कानून। फिर नीचे अगर देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन हो गया व्याख्यान। टेक्स्ट मतलब शब्दावली, जो उसके खुद के शब्द हैं। फिर याद कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट जो है वर्ड आपको जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आता है। जैसे रेफरेंस वर्ड है, रेफरेंस का मतलब हो गया संदर्भ। एक रेफरेंस का मतलब हो जाता है मामला। एक रेफरेंस का मतलब हो जाता है कि कहीं भेजना। एक मतलब हो जाता है रिकमेंडेशन। तो वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है भी किस बारे में बात की जा रही है, तो होता है कॉन्टेक्स्ट। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदलते हैं। इसके बाद आप याद कर लेंगे नेक्स्ट वर्ड वर्डिक्ट, फैसला। देन इनेबल करना, किसी को सार्थक बनाना, समर्थ बनाना या अधिकार देना। हैव लीगल रिकोर्स, मतलब कानूनी कार्यवाही करना, कानूनी कदम उठाना। देन अनफेयर, अनुचित, जो सही ना हो, प्रैक्टिसेस होती है, प्रथाएं, यहाँ पे बिहेवियर कह सकते हो इनका।
तो यही थे बस इसके अंदर। और अब मैं आपसे 2 वर्ड पूछ रहा हूँ। देखो मैंने अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ पढ़ा दी थी पूरी की पूरी, देख रहे हो आपके सामने, और अभी मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ रही है। वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं होता, और ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो अब दोबारा बनानी पड़ रही है। तो पहला वर्ड मैंने आपसे पिछली वीडियो में जो सिखाया था, अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहला वर्ड है टेक अ स्वाइप, दूसरा वर्ड है क्विप। ये 2 वर्ड आप मुझे बताएंगे। बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर ये मैंने कल वीडियो डाला था, जो न्यूज़ है तेजस्वी यादव वाली, जो लालू प्रसाद का शायद बेटा है तेजस्वी यादव, वो वाली न्यूज़ है। तो ये 2 वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखते हैं अभी कितने लोग सीरियसली पढ़ते हैं, और आपके सारे वर्ड रिवाइज भी इस तरह से होते चले जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहता है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। आपके सामने डिटेल दिया हुआ है। 500 से ज़्यादा वीडियोस है, स्टेप बाय स्टेप रहेंगी, जिसमें सारे रूल्स कवर हैं। 5000 से ज़्यादा वोकैबुलरी है। 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है। 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज आप तब करोगे जब एक बार आपको सारे रूल्स आ जाएंगे, सीधा आप कभी भी स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ सिस्टमैटिक वे से होगी। अगर करना है तो देख लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है इन अ वर्डिक्ट, एक फैसले में, इन विच, जिसमें, जजेस वेरिंगली डिफर्ड, जो जजेस हैं तो इनकी अलग अलग मत थी। वेरिंगली डिफर्ड मतलब हो जाता है अलग अलग राय होना, अलग अलग मत होना। तो एक फैसला आया है, तो कह रहे हैं एक फैसले में जिसमें जजेस की अलग अलग राय थी, अलग अलग मत थी, ऑन इश्यूज, मुद्दों पर। तो इस फैसले में कह रहे हैं अ 9 मेंबर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की जो 9 मेंबर वाली जो बेंच है, पीठ है, मतलब इसमें 9 जजेस थे, तो इस पीठ ने ऑन थर्सडे को हेल्ड, फैसला सुनाया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्ड का मतलब गिरफ्तार करना भी होता है, बट कोर्ट की लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ कहना, तर्क देना, फैसला सुनाना। तो इन्होंने फैसला सुनाया दैट की, अब इन्होंने क्या फैसला सुनाया है, कह रहे हैं अ नियरली हाफ सेंचुरी ओल्ड एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस्ट्री। कह रहे हैं नियरली, करीब करीब, हाफ सेंचुरी ओल्ड मतलब करीब करीब 50 साल जो पुरानी, एक्सपेंसिव, एक्सपैंड से बना एक्सपेंसिव, यानी कि विस्तृत, जो व्यापक, विस्तृत, जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्यान है किसकी, इंडस्ट्री की। मतलब जो कह रहे हैं कि 50 साल जो पुराना जो डेफिनेशन है ना, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो जो डेफिनेशन है, ठीक है, कह रहे हैं ये डेफिनेशन जो है विल नॉट अप्लाई, ये लागू नहीं होगी अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ये जो नया औद्योगिक संबंध संहिता है 2020, इसके अंतर्गत, इसके तहत, तो वो डेफिनेशन अब मान्य नहीं होगी। और इसमें कौन सी डेफिनेशन कह रहे हैं, विच ग्रांटेड प्रीवियसली, जिसने पहले प्रदान किया था। अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस इंडस्ट्री के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो जिसने प्रदान किया था, ग्रांट होता है प्रदान करना, देना। तो जिसने प्रीवियसली, पहले प्रदान किया था वर्कर्स को, क्या प्रदान किया था, स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स एंड प्रोटेक्शन, मतलब और भी ज़्यादा मजबूत जो लेबर के अधिकार हैं, प्रोटेक्शन और सुरक्षा है, तो वो दिया था। तो ये वाली इंडस्ट्री की इंटरप्रिटेशन अब विल नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होगी। सिंपल हो गया। पूरा मतलब है कि एक फैसले में जिसमें जजेस का अलग अलग मत था मुद्दों पर, तो इस फैसले में जो 9 मेंबर वाली बेंच है, इसने फैसला सुनाया कि ये जो 50 साल पुराना जो विस्तृत व्याख्यान है इंडस्ट्री का, जिसने प्रदान किया था वर्कर्स को स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स एंड प्रोटेक्शन, तो ये अप्लाई नहीं होगा न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। वर्डिक्ट, फैसला, इन विच, जिसमें, वेरिंगली डिफर्ड, अलग अलग मत होना, अलग अलग राय होना, ऑन इश्यूज, मुद्दों पर, देन बेंच आ गया आपका पीठ, हेल्ड यहाँ पे है फैसला सुनाना, और हाफ सेंचुरी ओल्ड मतलब 50 साल
पुराना एक्सपेंसिव, एक एक्सपेंसिव वो होता है महंगा वाला, वो स्पेलिंग अलग होता है EXPEN, और ये एक्सपेंड से बना, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। देन इंटरप्रिटेशन, व्याख्यान, इंडस्ट्री आपका उद्योग हो गया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और ग्रांटेड यहाँ सेकंड फॉर्म लगे, विच ग्रांटेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट। देन स्ट्रॉन्गर यानी कि पहले से ज़्यादा मजबूत, मतलब कंपेयर किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गर। देन और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेबर आप जानते हो, राइट्स आप जानते हो, अधिकार, प्रोटेक्शन आप जानते हो। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेफरेंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये जो संवैधानिक पीठ है, बिफोर मतलब इनके समक्ष, इनके सामने, ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस का वैसे मतलब क्या होता है, संदर्भ, और दूसरा मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, मामला। ये जो डेफिनेशन वाला मामला है कि भाई क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, तो कह रहे हैं ये जो मामला है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समक्ष, और कौन सी बेंच है ये, हेडेड बाय, मतलब की अध्यक्षता वाली, किसकी अध्यक्षता वाली, मतलब जो जिसको हेड कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो ये संवैधानिक बेंच है, इनके समक्ष जो मामला है, तो ये मामला वॉज सेंटर्ड, ये केंद्रित था, ये इर्द गिर्द था। तो किसके सेंटर्ड था, कह रहे हैं अराउंड अ ब्रॉड डेफिनेशन, जो एक बड़ी डेफिनेशन है, व्यापक डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो इसके इर्द गिर्द था। कौन सी डेफिनेशन, हम कह रहे हैं गिवन, जो दी गई टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को। अब गिवन से पहले डाल सकते हो विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो डेफिनेशन कौन सी, विच वॉज गिवन, जो दी गई थी इंडस्ट्री को, इन अ 1978 जजमेंट, 1978 के फैसले में। तो ये कोई फैसला आया था ना जब 1978 में, तो इंडस्ट्री को एक डेफिनेशन दी गई थी, वो काफ़ी ब्रॉड थी। तो कह रहे हैं ये जो अभी वाला मामला है, तो ये इसके इर्द गिर्द ही था। और ये फैसला कौन सा था, 7 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, तो 7 जजेस का संवैधानिक पीठ था, तो इनका ये फैसला था। कोमा डाल के बता रहे हैं, ऑथर्ड बाय, जो लिखा गया, जैसे ऑथर होते हैं बुक्स के, ऐसे ही ये जो फैसला जजमेंट है, तो इसको कह रहे हैं ऑथर्ड बाय। ऑथर्ड से पहले भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आप डाल सकते थे, जैसे कि विच वॉज ऑथर्ड बाय, जो कि लिखा गया था, किसके द्वारा, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा। किस में लिखा गया था, इन द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड VR राजप्पा केस, ये कोई केस था, तो इसमें तो VR कृष्ण अय्यर ने लिखा था इसको, तो इसमें इंडस्ट्री को दी गई थी डेफिनेशन। तो उसी के इर्द गिर्द ये जो रेफरेंस है, मामला है, जो किसके समक्ष था, इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, तो उसके इर्द गिर्द था, अराउंड था। अब इसमें वोकैबुलरी देख लो, पहला वर्ड याद करेंगे, रेफरेंस, यहाँ पे मामला है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग नहीं तो इसका मतलब होता है संदर्भ। देन बिफोर प्रेपोजिशन है, मतलब के समक्ष, के सामने। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस संवैधानिक पीठ, हेडेड बाय की अध्यक्षता वाली, जो सेंटर्ड हो गया, केंद्रित। ब्रॉड डेफिनेशन इज व्यापक परिभाषा, गिवन जो दिया गया, इंडस्ट्री सिंपल है, और जजमेंट हो गया फैसला, ऑथर्ड बाय किसी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद आगे लिखा है द 48-year-old वर्डिक्ट, ये जो 48 साल पुराना फैसला है, हैड इनेबल्ड, इसने समर्थ बनाया था, तो इसने अधिकार दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्कर्स को। कौन से वर्कर्स, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखो एम्प्लॉयड लगा हुआ है, तो हु वर एम्प्लॉयड, जो कार्यरत थे, इन अ वाइड रेंज ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स में। तो क्या इनको मतलब क्या इस फैसले में इन्होंने इनेबल किया था वर्कर्स को, किस लिए इनेबल किया था, किस लिए सार्थक किया था, किस लिए एक्टिवेट किया था, क्या अधिकार दिया था, टू हैव अ लीगल रिकॉर्स, जो कानूनी कार्यवाही है, कानूनी कदम, कानूनी उपाय, तो ये करने का इनको अधिकार दिया था। इंक्लूडिंग, समेत, मतलब ये अधिकार भी दिया था, क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जो सामूहिक बार्गेनिंग है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे ग्रुप में इकट्ठा होकर हम हड़ताल पे चले गए, हम बोल रहे हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है 10 घंटे नहीं, हम तो 8 ही घंटे नौकरी करेंगे। अब ये इकट्ठा मिलकर बार्गेनिंग कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हमारी छुट्टी बढ़ाओ, कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो इस तरह से क्या हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है। तो इस चीज़ के समेत कानूनी अधिकार जो है, तो उसके लिए इनको इनेबल किया था 48-year-old फैसले ने। अगेंस्ट, किस चीज़ के खिलाफ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर्स, मालिकों के द्वारा जो अनुचित लेबर प्रैक्टिसेस है, इनके खिलाफ। नेक्स्ट है
इट हैड एग्जेम्प्टेड, इसने बाहर रखा था, एग्जेम्प्ट होता है बाहर, बाहर रखना, तो इसने बाहर रखा था ओनली, केवल, किसको बाहर रखा था? कोर सोवरन एक्टिविटीज को, जो मुख्य संप्रभु गतिविधियां हैं, सच एज, जैसे कि जुडिशरी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या डिफेंस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जैसे जुडिशरी, आपका लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, तो इनको क्या बोला गया? मुख्य सोवरन यानी कि संप्रभु एक्टिविटीज, गतिविधियां। जैसे सोवरन साइंस होता है, सोवरन वर्ड कई बार बताया हुआ, वोकैबुलरी में भी गिवन है। तो इट हैड एग्जेम्प्टेड, इट यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया इस फैसले के लिए। तो इस फैसले ने क्या किया था? एग्जेम्प्ट किया था, अलग रखा था, छूट दी थी इन कोर सोवरन एक्टिविटीज को, जैसे कि जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस को, एटसेट्रा। किससे छूट दी थी? फ्रॉम द परव्यू ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का दायरा है, परव्यू है, परव्यू का मतलब दायरा, पुराना वर्ड है, तो एम्बिट भी आप बोल सकते हो इसको, एम्बिट, या फोल्ड भी बोल सकते हो। तो इससे इसको बाहर रखा था। एज डिफाइंड, जैसा कि परिभाषित किया गया है या परिभाषित किया गया था इस सेक्शन के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो ये वाला जो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसका जो सेक्शन 2J है, तो जैसा कि इसमें डिफाइन किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट किया गया था। क्यों किया गया था ऐसा? इन ऑर्डर टू, ताकि प्रोटेक्ट, सुरक्षित किया जा सके, या सुरक्षित करने के लिए, किसको? द स्टेट्स फंक्शनल ऑटोनॉमी, जो स्टेट की जो कार्यात्मक स्वायत्तता है, इसको। अब समझ में नहीं आया होगा, स्टेट मतलब आप जानते हो, स्टेट्स यानी कि स्टेट का, फंक्शन यानी कि कार्य करना, तो फंक्शनल एडजेक्टिव है, मतलब कार्यात्मक, मतलब कार्य से जुड़ा हुआ, और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता 15 से ज़्यादा बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका मतलब क्या है? खुद से फैसले लेने की आज़ादी, स्वतंत्रता। तो जो स्टेट की कार्य करने की, जो खुद की फैसले लेने की जो स्वतंत्रता है, तो इसको सुरक्षित करने के लिए तो इसको अलग रखा गया था, छूट दी गई थी, ठीक है, कोर सोवरन एक्टिविटीज को। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड वर्डिक्ट, फैसला, इनेबल, किसी को समर्थ बनाना, अधिकार देना, वाइड रेंज ऑफ जॉब्स, बहुत अलग अलग तरह की नौकरियां, एम्प्लॉयडीज, कार्यरत, देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक साथ मिलकर जो बार्गेनिंग की जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, देन अनफेयर हो गया आपका अनुचित, एम्प्लॉयर्स हो गए मालिक, एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना, कोर मतलब मुख्य, सॉवरेन संप्रभु एक्टिविटीज गतिविधियां, देन परव्यू मतलब हो जाता है दायरा, एज डिफाइंड जैसे कि परिभाषित है, इन ऑर्डर टू ताकि, देन फंक्शनलिज कार्यात्मक, ऑटोनॉमी स्वायत्तता। इसके बाद आगे तो 1978 जजमेंट हैड फर्दर इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रिपल टेस्ट। ये जो 1978 का फैसला है इसने और आगे इंट्रोड्यूस्ड पेश किया था, क्या पेश किया था? ट्रिपल टेस्ट। और कैसा ट्रिपल टेस्ट है ये? कह रहे विच लेड डाउन कंडीशंस, जिसने शर्तें रखी थी। अब यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इस ट्रिपल टेस्ट के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ले डाउन का सेकंड फॉर्म हो गया लेड डाउन, कंडीशंस का मतलब शर्तें। तो 1978 के फैसला ने पेश किया था ट्रिपल टेस्ट को, जिसने शर्तें रखी थी दैट की। अब क्या शर्त रखी थी? कह रहे हैं एनी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि, विच वॉज सिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक हो, और ऑर्गेनाइज्ड, जो व्यवस्थित हो, ऑपरेटेड और जो संचालित होती हो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन, जो मालिक है और जो काम करने वाले हैं इनका जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, तो इसके आधार पर कह रहे हैं जो ऑपरेट होती हो, जो सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो ऐसी कोई भी गतिविधि एंड और कैसी गतिविधि? कह रहे हैं डेल्ट इन द प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन में डील करती हो, किसका प्रोडक्शन? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी आपका सामान है या सेवाएं हैं तो उसके उत्पादन में जो डील करती हो, संबंधित हो। और क्या करने के लिए? कह रहे हैं सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो मनुष्य की जरूरतें हैं तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन है तो जो उसमें डील करती हो, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी। कह रहे हैं ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं केम विद इन द एम्बिट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्री का जो दायरा है तो उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आती थी कहेंगे पास्ट है। अब यहाँ पे
बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है, बड़ी थी बट स्टिल मज़ा आया पढ़ के। इसमें सबसे पहले देखो, द जजमेंट हैड फर्दर इंट्रोड्यूस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच लेड डाउन जिसने रखा, शर्तें, फिर दैट यहाँ पे की का सेंस दे रहा है, फिर क्या शर्तें रखी, कह रहे हैं एनी एक्टिविटी, कोई भी जो एक्टिविटी है, केम वो आएगी विद इन द एम्बिट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के दायरे में, तो ये उसमें होगी, उसने कहा था। और कौन सी एक्टिविटी, हमने लगाया विच रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, जो सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और जो संचालित होती हो, किस आधार पे, कोऑपरेशन के आधार पर। किसका कोऑपरेशन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। और क्या बोला, और जो डील करती हो प्रोडक्शन में, किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का, सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब मीट करने के लिए ह्यूमन डिमांड्स को, ह्यूमन वांट्स को। इसके बाद आगे, द जजमेंट हैड ब्रॉट इवन हॉस्पिटल्स, ये जो फैसला है तो ये लेकर आया था, ब्रिंग होता है लाना, से थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो ये लाया था इवन यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ये जो शैक्षणिक संस्थान हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए आपके नगर पालिकाएँ, हॉस्पिटल्स आपके अस्पताल, तो ये करें यहाँ तक कि इन सबको भी जो लाया था, किस में लाया था, विद इन द फोल्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के दायरे में, मतलब ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ऑन थर्सडे, वीरवार को, द मेजोरिटी ऑन द बेंच, जो बेंच में जो मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादातर जजेस हैं, हेल्ड, उन्होंने फैसला दिया, दैट की, या उन्होंने तर्क दिया दैट की। अब इन्होंने क्या बोला, इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2P ऑफ द IRC, ये जो इंडस्ट्री है इस सेक्शन के तहत IRC के, कह रहे हैं वुड नॉट बी बर्डन्ड, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली इस IRC के ये जो धारा इसके तहत, तो ये इंडस्ट्री कह रहे हैं वुड नॉट बी बर्डन्ड, तो इस पर भार नहीं डाला जाएगा, बाय किसके द्वारा, किसके द्वारा ये बर्डन नहीं होनी चाहिए, बाय द इंटरप्रिटेशन इन द 1978 जजमेंट ऑफ सेक्शन 2J ऑफ 1947 एक्ट। तो 1947 का एक्ट जो है, इसका जो ये वाला सेक्शन है, तो इसमें जो फैसला है 1978 का, तो इसमें जो इस फैसले में जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्यान है इंडस्ट्री का, तो उसके द्वारा तो कह रहे हैं इस पर कोई भी भार नहीं डाला जाएगा, मतलब उसको साइड ही कर दो, ये मतलब है। नेक्स्ट है दिस मीन्स, इसका मतलब होता है, दिस सब्जेक्ट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म इंडस्ट्री, ये जो टर्म है शब्दावली है इंडस्ट्री, तो इसका जो व्याख्यान है अंडर IRC के, वुड बी डन, तो यह किया जाएगा, मतलब इंटरप्रिटेशन जो है ये किया जाएगा। अब वुड बी नरेशन की वजह से है, और यहाँ पे डन आ गया थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो ये इंटरप्रिटेशन जो है इंडस्ट्री टर्म का, ये वुड बी डन किया जाएगा, ऑन अ क्लीन स्लेट, एक साफ तख्ते पर, यानी कि एक बिल्कुल, आप स्लेट पे लिखते थे ना बचपन में, इस तरह से स्लेट होती थी, तो अब बिल्कुल फ्रेश है, क्लीन है, तो अब आप इस पे लिखोगे, यानी कि नए दायरे से लिखा जाएगा अभी इंडस्ट्री क्या होती है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो, और बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना, और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीखना, तो ही आप इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी टेक अ स्वाइप और क्विप, ये 2 वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच।